बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ से शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहाँ के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और इस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहाँ पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, अब आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सकें, उन्हें ये कह सकें कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आज़ाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है आज़ाद कश्मीर में, उनका वज़ीर आज़म है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फ़ैसले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर PMLN बैठी हुई है। जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार ज़िम्मेदार। अब देखें ना, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध की बेटी हूँ, कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूँ, मैं पंजाब का बेटा हूँ। अब ये सारे जाके आज़ाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियाँ बन गए। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता अवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपये लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपये लीटर देने का वादा किया था, उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपये का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज़्यादा उम्मीदें बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं, निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए। ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले हैं। इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले हैं और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई मरतबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया ये जाएगा और ये अहकामात जारी किए गए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आएँ और वहाँ पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालेंगे। देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आज़ाद कश्मीर में वोट डालने के लिए। देखें हर MNA या MPA के 100, 200, 400 लोग तो अपने ज़ाती होते ही हैं ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने ज़ाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी। मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं। आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नज़र आ जाएगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले PMLN ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, राव के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूँ, कोई इतना अक्लमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे।
वो ये कह दे कि ये लोग जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है, हमने जी राह का कोई एजेंट और कोई सहूलतकार पकड़ लिया है, पता चला जनाब कि ये सारा काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामलात में हो रहा है और उनके ताने बाने उनके साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ आदमी होगा जो कोई ऐसी हरकत करेगा। बहरहाल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये हरकत की है, इसका खुमियाजा तो PMLN को भुगतना पड़ेगा आज के इलेक्शन में, क्योंकि कश्मीरी इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, इनको एतमाद बड़ा है, एतबार बड़ा है इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इनको पता है कि वहाँ के जो सेक्टर कमांडर साहब हैं या वहाँ के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, ये लोग हमें जितवा देंगे। PTI वैसे ही मुकाबले से बाहर है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। तो ये टोटल 4-5 जमातें हैं जो इलेक्शन में, जिनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का और फजलुर रहमान साहब का इत्तेहाद हुआ है। PMLN जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रही है और एक इत्तेहाद करवाया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और IPP का। तो ये जनाब 4-5 जमातें हैं जिनके लिए मैदान खुला छोड़ा गया है और इन्हीं में सीटें बांट के तो आपस में इनकी हुकूमत बना दी जाएगी। और इनको पता है कि हुकूमत बनाने के लिए हमें अवाम की ज़रूरत नहीं है, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनके जूते हम पॉलिश करेंगे वो हुकूमत बना कर देंगे। तो इसलिए अब ये किसी को गद्दार कहें, चोर कहें, डाकू कहें, लोगों को नाराज़ करें, इससे इन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अलीमा खानम नाजरीन जहाँ जहाँ पब्लिक में जा रही है काफ़ी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने 3 मुतालबात सामने रखे हैं, ये तीनों मुतालबात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा जी जो हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और हमने पार्टी से भी कहा है कि आप प्लानिंग करें और तैयारी पकड़ें, हम तैयार हैं, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला मुतालबा यह है कि इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवाया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा किया जाए, उनकी मुलाकातें बहाल की जाएं, उनके तमाम कानूनी हकूक बहाल किए जाएं। तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा जी हमारा तीसरा मुतालबा यह है कि जजेस अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो वो अपने घरों को जाएं, ना इंसाफ़ी करके मुजरिम ना बने, अदालतें बंद करें और अपने घर जाएं। ना इंसाफ़ी करने वाले जजेस घर जाकर बच्चों को क्या बताएंगे? इमरान खान को जेल में रखने के बदले हराम का पैसा घर ला रहे हैं। जजेस की जिम्मेदारी है कि वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट जाएं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। ये जनाब अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। इसमें ना एक चीज़ आप और देख लें कि अलीमा खानम ने कहा कि 5 अगस्त को हम एक फैसला कुन मार्का करेंगे। देखें, दोनों की एहतजाज तो दोनों करना चाहते हैं, मकसद भी एक है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी, अव्वल तो अभी इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी है ही नहीं। अभी तो इक़्तिदार के अंदर आप तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार या तहरीक इंसाफ का मेंबर आप ये कह तो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो पार्टी फारिग की हुई है। तो एक तरफ जो लीडरशिप है उसका मकसद भी ये है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। जो इमरान खान की बहनें हैं या अलीमा खानम है या पब्लिक के साथ जो उनका एक रिलेशन बना है पिछले चंद दिनों में हमने देखा, उसका मतलब भी यही है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। लेकिन मुझे ना इनके अंदर कोई रब्त नज़र नहीं आ रहा, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर नज़र नहीं आ रही। अलीमा खानम ये कहती है कि 5 अगस्त को फैसला कौन मार्का होगा। वो जाना चाहती हैं अडियाला की तरफ, वो जाना चाहती हैं एहतजाज की तरफ और वो भरपूर एहतजाज करना चाहती हैं 5 अगस्त को। जबकि लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हम तो एक जलसा करेंगे और जलसे में आइंदा के लिए हम लायामल देंगे, यानी हम बताएंगे कि आइंदा हम क्या करने जा रहे हैं, या तहरीक का जो ऐलान है वो हम करेंगे। वहाँ पे तहरीक का ऐलान कई मरतबा हुआ, लायामल का ऐलान भी कई मरतबा हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये बातें इमरान खान की बहनें भी समझती हैं। जेल में इमरान खान साहब को ये बातें समझ आ रही थी, वो अहकामात जारी करते थे, फिर उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी गई। अब वो जेल में किसी से मिलेंगे, कोई बात करेंगे, बात बाहर आएगी तो फिर ही पता चलेगा ना। तो जब उनकी मुलाकातें बंद कर दी, बातचीत हो नहीं सकती, उनका पैगाम बाहर आ नहीं सकता, तो फिर कौन तय करेगा? फिर तो इमरान खान साहब के जो पुराने पैगामात हैं वही तय करेंगे। अब पुराने पैगामात इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरल हैं और वो लगाए जा रहे हैं। 2 चीज़ें बहुत वायरल हुई, एक अलीमा खानम, इमरान खान की पुरानी फुटेज उनके साथ जोड़ के दिखाई गई, और दूसरा जो ज़्यादा हमने देखा इमरान खान साहब के पुराने ट्वीट्स जिसमें उन्होंने अहकामात जारी किए थे अपनी पार्टी को, सुहेल अफरीदी को या जो जुनैद अकबर साहब हैं उनको या बाकी लोगों को, वो अहकामात या पार्टी को या लोगों को जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, वो सारी चीज़ें दोबारा वायरल की जा रही हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो दबाव काफ़ी बढ़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है
आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर, उनके हुक्म का इंतज़ार है, अलीमा खानम को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है इमरान खान की बाकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या इससे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, या मईशत का पहिया चल पड़ेगा, या ये तहरीक रुक जाएगी, या इमरान खान की सोच बदल जाएगी? नहीं, इमरान खान और सख्त हो जाएगा। आप जालिम का एक और स्टेटस पा लेंगे, आप जुल्म में एक दर्जा आगे चले जाएंगे और मजलूम पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। ये सिलसिला रुकना नहीं है। आप एक सिलसिला बंद करेंगे, एक आवाज़ को बंद करेंगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी। आप दूसरी आवाज़ को बंद करेंगे, तीसरी खड़ी हो जाएगी। ये मुज़ामत है और ये चलती रहेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी इस शक्ल में कभी उस शक्ल में, कभी किसी खातून की आवाज़ में कभी किसी मर्द की आवाज़ में, कभी बहुत ज़ोरदार तरीके से कभी हल्के हल्के अंदाज में, कभी ओन खोसा की तरह कोई आदमी उठेगा और वो एक ऐसा इशारा दे जाएगा जिससे आपका सारा बयानिया दबरदूस हो जाएगा। कभी कोई बहुत मजबूत आवाज़ अरशद शरीफ की तरह उठेगी और वो दो ऐसे जुमले बोल देगी जो आपका पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये जान नहीं आपकी छूटनी जब तक कि आप अपने आईनी किरदार में वापस नहीं जाते। ये बात मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ, जितनी जल्दी इनको समझ आएगी उतना पाकिस्तान का भला हो जाएगा और उतना ही पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर रहेगा। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा जी ये लगभग 3000 अरब रुपया ये लूट के गल्फ ममालिक में ले गए। पीपल्स पार्टी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं दोस्त शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने सवाल कर लिया राणा सनाउल्लाह साहब से। उन्होंने पूछा जनाब कि आपने कहा था कि 3000 अरब ये ले गए लूट के, तो इसकी तफसीलात क्या है? राणा साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा जी आपको यकीन नहीं पहुंचता सवाल करने का, लेकिन अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर गए तो डॉलर और पैसा तो वहां पे है और अमेरिका भी वहां पे है, तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ सकता है। अभी कुछ कंफर्म आप कर नहीं सकते, लेकिन इखलाकी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखने के लिए कोशिश उन्होंने की है ईरान ने। देखिए, अगर पाकिस्तानी इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो क्या होगा? बड़ा सख्त रद्दमल आएगा पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ फोर्सेज के अंदर, इदारों के अंदर, हुकूमत के अंदर, बल्कि अवामी सतह पे बड़ा सख्त रद्दमल आएगा। जब इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया था ना और आयतुल्लाह अली खामनई शहीद हो गए थे ईरान में, तो पाकिस्तान में 36 लोग सिर्फ एहतजाज करते हुए शहीद हो गए थे। ये सूरत हाल थी। और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा ईरान के साथ तो ये बिल्कुल भी कोई मकबूल फैसला नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर क्या होगा? पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर यह है कि किसी तरह ये लड़ाई ना हो, ये लड़ाई आगे बढ़े ही ना, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। और ईरान के पास ऑप्शंस बड़े महदूद होते जा रहे हैं। यानी ईरान ने जो फैसला कर लिया है वो खुदकुशी के लेवल का है कि मारते जाओ, खुद भी मार खाते जाओ। और सब ईरान की पसली पे हैरान हो रहे हैं कि ये ऐसे कैसे मार खा रहा है। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस किस्म का रद्दअमल देगा। पहले ईरान जो है वो एक हुक्म था आयतुल्लाह खामनई का कि 3-3 बंदे मुकर्रर करो अपने बाद। अब इतला आ रही है कि 7-7 बंदे उन्होंने मुकर्रर किए अपने बाद कि अगर कोई ऑफिसर मारा जाता है लड़ाई में तो उसकी जगह अगला कौन होगा, उसकी जगह अगला कौन होगा। तो 7-7 बंदे, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत है, चाहे वो फौजी क़यादत है, चाहे कोई और है, उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं कि हंगामी सूरत हाल में क़यादत का फुकदान पैदा नहीं होना चाहिए। पेंटागन ने नादरीन ने 200 अरब डॉलर मजीद मांग लिए हैं ईरान के खिलाफ जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है उसे मुकम्मल करने के लिए 200 अरब डॉलर मजीद मांगे हैं पेंटागन ने अमरीकी हुकूमत से, और ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। अब अगर 200 डॉलर और मिलेंगे तो ये जंग तो फिर आगे से आगे जाएगी ना, क्योंकि अब जंग के अंदर पैसा इन्वॉल्व हो गया है। और एक और खबर है, ये अमेरिका में डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, उनका एक स्टेटमेंट है जो बड़ा मकबूल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान एटमी हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ये मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, यानी हम खतरे में। अंदाज़ा करें कि अमेरिका के सदर का फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सबसे प्यारा वज़ीर आज़म जिसके साथ वो खेलते भी हैं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सैल्यूट करके दिखाओ, इधर आओ बोल के दिखाओ, तो वो कितना प्यार करते हैं शहबाज शरीफ से, बिल्कुल एक ऐसा जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने से प्यार करता है। तो वो इतना प्यार करने के बावजूद वो अब भी पाकिस्तान को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। और उनकी बाकायदा डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का ये स्टेटमेंट है, और उनके आसपास दोनों जानिब जो है यूनिफॉर्म्ड उनके ऑफिसर जनरल्स बैठे हुए हैं। यार बिलावल, हम बेवकूफ़ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं। भाई तुम्हारी हुकूमत है, वहाँ पे बना लो कमीशन। या बिलावल को कमीशन बना के किसने देना है? आज़ाद कश्मीर एक अलग खित्ता है, एक अलग मुल्क बना हुआ है। वो आज़ाद कश्मीर याद रखिएगा पाकिस्तान का सूबा नहीं है।
एक अलग कंट्री है जहां का सदर और वजीर आजम होता है और वो बिलावल का है। तो बिलावल को अगर वहां कोई कमीशन बनाना है तो बिलावल को कौन रोक सकता है? बिलावल बुलाए उसको, फैसल राठौर को, अपने वजीर आजम को, और सबको इकट्ठा करके बोले कमीशन बनाओ। इन्हें कमीशन बनाना पड़ जाएगा, फौरन बना देंगे। बात यह है कि बिलावल बेवकूफ़ बना रहा है सबको, और वो ये कह रहा है कि जनाब हम कमीशन बनाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक सच्चाई पर मबनी एक कमीशन बनाया जाए जो सच सामने लेकर आए, चीज़ों को ठीक करे। तो वो कमीशन बनाने का मेरा मुतालबा नहीं माना जा रहा। डूब के मर जाना चाहिए, मुतालबा नहीं माना जा रहा भैया आपका, क्योंकि मुतालबा आप कर किससे रहे? आपकी अपनी सरकार है वहां पे, आपकी हुकूमत है वहां पे। तो हुकूमत भाई तुम्हारी है, तुम ही लोगों ने ये सारा कुछ किया है, तुम ही फोर्सेस लेकर गए हो, तुम ही ने ऑपरेशन किया है, तुम ही ने कलदम करार दिया है, तुम ही ने जो है वो लोगों के सरों के ऊपर इनाम रखा है। ये सारा जुल्म और बर्बरियत तुमने की है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ट्रक की एक नई बत्ती दे रहा हूं, इसके पीछे लग जाओ सारे कि जनाब हम एक कमीशन बनाएंगे? लोग बेवकूफ़ थोड़ी है, रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से ना एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों को या आज़ाद कश्मीर के लोगों को आजकल गद्दार नहीं कह रहे। वरना आज़ाद कश्मीर के लोगों को गद्दार कहा जाता था, शरपसंद कहा जाता था, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को कहा जाता था कि ये राव के साथ, इंडिया के साथ मिले हुए हैं और ये इंडिया से पैसे लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको पैसे तो बरतानिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फंडिंग कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती है। तो ये क्योंकि बरतानिया के अंदर ही रहते हैं सारे के सारे बहुत बड़ी तादाद में, और बरतानिया से पैसा आता रहता है आज़ाद कश्मीर में, तो उसमें से इनको चंदा भी मिल जाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन राव फंडिंग करती है, नरेंद्र मोदी या अजीत डोभाल जो है वो फंडिंग करते हैं, वो नहीं है। ये झूठ है, सारा बकवास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। थोड़े दिन पहले ये इनको इंडिया का एजेंट कह रहे थे, अब नहीं कह रहे। अब इसलिए नहीं कह रहे कि इन्होंने लोगों से वोटें लेनी है, और वोट लेने के चक्कर में अब ये कश्मीरियों पे गद्दारी के फतवे नहीं लगा रहे। हाँ, जब इलेक्शन हो जाएगा, जब बिलावल को और PMLN को ये हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी, इन दोनों में से एक को देनी है, तो जब इनको हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा कश्मीरियों के ऊपर या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर फतवे लगाए जाएंगे। वो कहते हैं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनमें से किसी को भी 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी, और वो यही कहेगा कि जनाब अगर मेरे पास अक्सरियत होती तो मैं आपके मुतालबात पूरे कर देता। ना होगा 9 मन तेल और ना ही राधा नाचेगी, ये यही कहेंगे बार बार। बाद में बिलावल भी ये कहेगा मैं बहुत अच्छा नाचता, मेरे पास 9 मन तेल नहीं है। अगर मेरे पास 9 मन तेल यानी मेरे पास अगर होती 2/3 अक्सरियत तो मैं जरूर आपको नाच नाच कर दिखाता। तो फिर वो एक और कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी कहावतें याद आ रही है। भारत ये तो है जनाब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाए जरा खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खानम, वो एक एक करके अलग अलग इलाकों में जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा के एक एक ज़िले में, एक एक इलाके में उन्हें अवाम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं इमरान खान की बहनों के लिए, और उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि किसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं, और इसके लिए वो कोशिश करना चाहते हैं। अलीमा खानम ने मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर, क्योंकि ये अब गई हैं एबटाबाद वाली साइड पे, बटग्राम में भी गई हैं और कुछ और एरियाज़ का भी विजिट किया, जहाँ पे भी गई बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो अलीमा खानम ने कहा कि इनके भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा।